तो हर फिल्म और टीवी शो से पहले रॉटेन टोमेटोज का नाम लिया जाता है। यूएस में 55 से 60% मूवी गोवर्स किसी भी मूवी को देखने से पहले इस वेबसाइट पर जाकर उसकी रेटिंग चेक करते हैं और बाकी बच्चे लोग IMDb को प्रेफर करते हैं। अब रॉटेन टोमेटोज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही स्कोर्स दिखाती है, जिससे कि लोग अलग अलग ओपिनियंस को देखकर एनालाइज कर रिव्यूज पढ़कर ये डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन रॉटेन टोमेटोज कितना ऑथेंटिक है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे रॉटेन टोमेटोज काम करता है और क्या आप एक्चुअली में इस पे भरोसा कर सकते हैं। ये उतना ही बड़ा सवाल है जितना बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एप्स्टीन आइलैंड पर क्या कर रहे थे। तो शुरू किया जाए। तो इसकी शुरुआत होती है 1998 में, जहां एक छोटी सी सुखी टीम ने मिलकर इसको बनाया था, जिसकी शुरुआत करी थी सेन डुओंग ने। याद है स्कूल में वो बच्चा जो अपनी हॉबीज में वॉचिंग फिल्म्स बताता था? हाँ, तो ये वही बच्चा है। डुओंग ने एक हॉबी के तौर पर ये वेबसाइट क्रिएट करी थी। अब जो डुओंग थे वो वियतनाम में पैदा हुए थे, पर अंदर से वो चाइनीज थे और रहते वो यूएस में थे। उनको स्क्रीन पर अपने जैसा कोई देखकर बड़ा ही अच्छा लगता था और इसीलिए डुओंग बहुत ही बड़े वाले मूवी लवर थे। खासकर एक्शन मूवीज उनको बहुत पसंद थी। थिएटर्स में जाने से पहले वो रिव्यूज पढ़ा करते थे ताकि वो मूवी को और भी बेहतर समझ सकें। और उनके फेवरेट एक्टर थे जैकी चैन और जेट ली। जैकी चैन की पहली हॉलीवुड फिल्म थी रश आवर और इसको देखने के लिए डुओंग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और अपनी प्रथा को जारी रखते हुए डुओंग ने जब इसके रिव्यू सर्च करे तो उन्हें वही मिला जो हमें आयरन हार्ट को देखने के बाद मिला था, कुछ नहीं। और वहीं से एक रिव्यू वेबसाइट का आइडिया उनके दिमाग में पैदा हुआ। डुओंग ने अपने कॉन्सेप्ट को अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ शेयर करा, जो कि थे पैट्रिक ली और स्टीफन वोंग। रश आवर मूवी के रिलीज होने से कई हफ्ते पहले ही जितने भी न्यूज आर्टिकल्स और फिल्म रिव्यूज कलेक्ट करे जा सकते थे वो सब इन लोगों ने कलेक्ट करे और डाल दिए। लेकिन हुआ क्या, रश आवर को डिले कर दिया गया। जैसा सोचो वैसा होता कहाँ है। तो उसके बाद उस वेबसाइट पर जो अपकमिंग फिल्म्स थी उनको कंटिन्यू करा गया और इसी तरह से रॉटेन टोमेटोज पे जो सबसे पहली मूवी रिव्यू करी गई है वो थी योर फ्रेंड्स एंड नेबर। अब इस वेबसाइट को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिला था जब पिक्सार की टॉय स्टोरी और अ बग्स लाइफ रिलीज हुई थी। लोग मूवी देखने से जाने से पहले रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग चेक कर रहे थे, वो भी कुछ ज्यादा ही। इसी तरह से इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। ये सब तो ठीक है, पर ये काम कैसे करता है? डेली बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पर आते हैं, लेकिन ये लाल हरा रंग देखकर वो यही सोचते हैं कि पीला कहाँ है। और अब आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो रॉटेन टोमेटोज सबसे पहले ऑनलाइन पोस्ट करी गई जितने भी रिव्यूज होते हैं उन्हें कलेक्ट करता है, फिर चाहे वो अनुपमा चोपड़ा ने करे हो या फिर KRK ने, और फिर वो नॉर्मल ऑडियंस के रिव्यू कलेक्ट करता है। उसके बाद वेबसाइट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज होते हैं उनको बैलेंस करके एक परसेंटेज निकालता है। अब क्रिटिक और नॉर्मल ऑडियंस के जो रिव्यूज हैं उन्हें अलग दिखाने के लिए वेबसाइट अलग अलग सिंबल्स का यूज करती है। क्रिटिक्स के लिए वो टोमेटो का इस्तेमाल करती है और ऑडियंस के लिए पॉपकॉर्न बकेट का इस्तेमाल करती है। और अगर क्रिटिक के रिव्यू का एवरेज 60% से ज्यादा होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, तो स्कोर पर लाल टमाटर दिखाया जाता है। और अगर ये 60% से कम होता है तो वो एक नेगेटिव रिव्यू है और इसको एक हरे स्प्लैट की तरह दिखाया जाता है, जैसे किसी ने पान थूक दिया हो। और सिमिलरली अगर 60% से ज्यादा ऑडियंस 3.5 स्टार रेटिंग देती है किसी भी फिल्म को तो वो एक पॉजिटिव रिव्यू होगा और उसके लिए लाल पॉपकॉर्न बकेट दिखाया जाता है। और अगर 60% से कम है, यानी कि 3.5 स्टार से कम रेटिंग मिली है, तो वही पॉपकॉर्न बकेट उल्टा कर दिया जाता है। लेकिन कुछ मूवीज और शोज ऐसे भी होते हैं जो सबसे अलग ही चमकते हैं, क्योंकि इन्हें मिलता है सर्टिफाइड फ्रेश बैच। अब कंपटीशन सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता है, मूवीज और टीवी शोज में भी होता है। इसीलिए किसी भी मूवी या टीवी शो को सर्टिफाइड फ्रेश बैच अचीव करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। लेकिन रॉटेन टोमेटोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ट्रस्टेड रिकमेंडेशन का सोर्स नहीं माना जाता है, साथ ही साथ इसका फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी दबदबा है। अब 2011 में वार्नर ब्रोस ने इस वेबसाइट को खरीदा और 2016 में इसको फैंडांगो को बेच दिया। अब ये क्या करती है? तो ये वेबसाइट बेसिकली टिकट बेचती है एडवांस में। और 2017 के आते आते यूएस में 36% सिनेफाइल्स रॉटेन टोमेटोज को चेक करके ही मूवी देखने जाया करते थे। और फिर हिडन फिगर्स और सिल्वर लिनिंग प्लेबुक की जो प्रोड्यूसर हैं डोना गिग्लिएटी, उन्होंने ये कहा कि ऐसी फिल्म जिनका कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं जुड़ा हुआ है या फिर उसमें कोई बड़ा मूवी स्टार नहीं है, उनके लिए रॉटेन टोमेटोज एक वरदान की तरह है। हाँ, ये वेबसाइट के जो स्कोर्स हैं वो इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका ज्यादा असर पड़ता नहीं है। पर अंत में सवाल यही बचता है कि क्या एक्चुअली में आप रॉटेन टोमेटोज पे भरोसा कर सकते हैं उसकी रेटिंग्स को लेकर? तो पिछले लगभग 20 से 22 सालों तक के रॉटेन टोमेटोज को मूवी रिव्यूज के लिए सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माना जाता आ रहा था, लेकिन अब इस पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
है, क्योंकि 2023 में वल्चर की एक इन्वेस्टिगेशन ने एक स्कैंडल को एक्सपोज करा जिसमें कि क्रिटिक्स को एक मूवी के लिए ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए पैसा दिया गया था। इस पूरे मामले का सेंटर था बंकर 15। ये एक फिल्म पीआर कंपनी है जो फिल्म मेकर्स को उनके फिल्म के लिए सही जर्नलिस्ट से कनेक्ट करती है। अब सुनने में तो ये बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया है ये काफी घपलेबाजी वाला काम है और इसने रॉटन टोमेटोज की क्रेडिबिलिटी को टोमेटिनो के टमाटर जैसा कर दिया है। ये सब शुरू हुआ था 2018 की मूवी ओफिलिया से। अब अगर तुमने शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा है या फिर मूवी देखी है तो तुम्हें हैमलेट की स्टोरी का पता होगा। बस वही स्टोरी रहती है, बस उसको ओफिलिया के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। तुम समझ ही गए होगे कितना बोरिंग है। तो सनडांस फिल्म में जब ये मूवी डेब्यू करती है तो इसको ज्यादातर नेगेटिव रिव्यूज मिले, जिसके बाद बंकर 15 सिचुएशन को पलटने की कोशिश करती है। जहां बाकी जो पीआर फर्म्स होते हैं वो बड़े पब्लिकेशन को टारगेट करते हैं, लेकिन बंकर 15 अलग थी। उन्होंने उनको टारगेट करा जिन्हें कोई नहीं जानता है सिवाय उनके। हर क्रिटिक को $50 दिए गए एक अच्छा रिव्यू पोस्ट करने के लिए, पर ऐसा नहीं था वो किसी की आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर कोई क्रिटिक नेगेटिव रिव्यू लिखना चाहता है तो वो लिख सकता था, बस कंडीशन ये थी कि वो इसको ऐसी जगह लिखेगा जहां रॉटेन टोमेटोज ट्रैक ना कर पाए, जैसे कि अपनी छाती पर। इवन कुछ केसेस में जो नेगेटिव रिव्यूज ऑलरेडी लिखे जा चुके थे उन्हें भी चेंज करने को बोला गया। और जब वल्चर ने इस इश्यू पर रॉटेन टोमेटोज से सवाल पूछे तो वेबसाइट ने फिल्म के कुछ रिव्यूज को डिलिस्ट कर दिया और क्रिटिक्स को लेटर भेज दिया जिसमें कि रिव्यूज की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए गए थे। अब ये सब सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है। देखो वही बात आ जाती है कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, पर जैसा कि बोलते हैं कि देखो हर एक सिस्टम आइडियल नहीं होता है, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, वैसे ही इसमें भी है। रॉटेन टोमेटोज का सिस्टम अभी भी काम करता है, प्रॉब्लम बस ये जो थर्ड पार्टी पीआर फर्म होती है ना, ये बन जाती है। रॉटेन टोमेटोज जैसे प्लेटफॉर्म मूवी को चूज करने में मदद करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद मूवी देखो और अपना ओपिनियन बनाओ। जो चीज मुझे पसंद आई है हो सकता है तुम्हें ना पसंद आए, और जो तुम्हें पसंद आए हो सकता है मुझे ना पसंद आए। इसीलिए मैं रिव्यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे सेंसलेस लगते हैं। मैं कभी भी किसी भी क्रिटिक का रिव्यू देख के मूवी देखने नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं ऑडियंस के रिव्यूज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। अगर ऑडियंस उस मूवी की तरफ जा रही है तब मैं उसको जरूर देखना चाहूंगा। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ एकाकी को 9 की रेटिंग देने के लिए 100 में से, क्योंकि एडिटिंग करते करते मेरा क्रिटिक बनने का मन कर रहा है। चलो अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।